इस वीडियो में कंप्लीट आपको सेशन मिल जाएगा। आप 15 तारीख के बाद कभी भी पेपर दे दो जाके, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको याद होनी चाहिए मेरे भाई। समझ रहे हो आपको? तो अगला देख सकते हो। समझ गए मेरी बात? ध्यान से सुनो। जब ये टर्म्स हो जाता है तो आपके पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या बोला मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट, इस 9th सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से पेपर 110% आपके पेपर में आएंगे मेरे भाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूं, यहां से समझ आएगा। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो ये वाला टर्म आपको, एवरीवन आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस आप लोग 9th क्लास में हो, अगर आप लोग का पेपर है इस मंथ में कभी भी, वैसे तो गवर्नमेंट स्कूल वालों का 15 तारीख से शुरू है, जो सीबीएसई डीएबी में पढ़ते हैं, डीओई में, तो मेरे भाई आप लोग के साइंस के पेपर के लिए जितने भी एपिसोड है उतने को उतने रामबाण है। और ये एपिसोड आपके इसमें कंप्लीट साइंस के, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, तो आपको ये कंप्लीट साइंस वाली एक तो ये पार्ट देख लेना, और इंक्लूडिंग प्लेलिस्ट में जितने पार्ट है वो देख लो, हो जाएगा। और इतनी गारंटी दो आप 110% पास हो गए। विश्वास नहीं होता पेपर देके आ जाना, फिर आप मुझे बताना। तो भाई आप सभी का एसएस पाठशाला पे स्वागत है। आप मेरे भाई बहन हो, ठीक है। 9th में बढ़िया से पढ़ो, 10th में डंका बजा देंगे। बस इस बार कैसे कैसे करके निकालो। 10th के लिए आप लोग को टेंशन नहीं होगी, तुम्हारा भाई तुम लोग के साथ होगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, अब मेरे पास भी एक कम समय है, क्योंकि 10वीं वालों को सारी चीजें सेशन देखनी है। तो मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, ये चैप्टर नंबर 11 होगा, वर्क एंड एनर्जी। आपके पास में जितने भी ग्रेविटी तक आपको ऑलरेडी इससे पहले अपलोड है, जाकर देख लो। मैं आपको इसमें भी इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दूंगा कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या चीजें इसमें देखनी है। मेरे भाई आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दूं, ये पता है आपको, ये वर्क है जो कि हमें पता है, फोर्स इंटू स्पीड, जो कि आपके पास ये 1 जूल 1 न्यूटन होता है, 1 मीटर के बराबर भी होता है। आपको पता होना चाहिए जितने भी टर्म्स होते हैं, जो ये वर्क का फॉर्मूला होता है, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की बात कहते हैं। ये एनर्जी है, ध्यान से सुनते जाना, बस जो चीज बता रहा हूं आपके फेस क्लिप ना देखो, बस अब ध्यान से सुनते जाना। आपके सामने ये एनर्जी है। आपको पता है एनर्जी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यूनिट जूल होता है, ये हमें पता चल गया। यहां से आपके एक एमसीक्यू भी बन सकता है, ध्यान से सुनना, फिजिक्स में यहां से आपके एक एमसीक्यू भी बन सकता है, जो कि यूनिट जूल होता है किसका, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। अगला है फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्या होते हैं, 6 टाइप में होते हैं, लेकिन आपको 5 टाइप याद रखना है। ध्यान से सुनो कौन कौन से हैं। सबसे पहला फॉर्म ऑफ एनर्जी में हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, साउंड एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी है। जो आपके सामने हीट एनर्जी है और मैकेनिकल एनर्जी है, उसके बाद में एक सोलर एनर्जी है, ये आपको करके जाना है। यहां से लास्ट ईयर भी पेपर आए थे, और जो आपके प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई ने दिए हैं उसमें भी आए हुए हैं। अगर आपको सीबीएसई का प्रैक्टिस पेपर नहीं मिला है, इसी सेशन में मिल जाएगा, कहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। समझ गए मेरी बात? ध्यान से सुनो। जब ये टर्म्स हो जाता है तो आपके पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या बोला मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट, इस 9th सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से पेपर 110% आपके पेपर में आएंगे मेरे भाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूं, यहां से समझ आएगा। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो ये वाला टर्म आपको भूलना भी नहीं है, कभी किस्मत से भी भूल गए ना तो आपके 2-4 नंबर चला जाएगा। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टर्म्स कैरी कर देता हूं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मैं एक डिफ्रेंशिएट कर देता हूं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी वो होता है जो फ्लो होता है, मोशन में चल रहा होता है। सपोज करो पंखा है, पंखा मूविंग कर रहा है, मतलब चल रहा है, वो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी वो है, पंखा है, स्टेबल है, वो काइनेटिक एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी होगा। जब कभी भी किसी भी चीज के अंदर में मोशन नहीं होता है, स्टेबिलिटी बनी रहती है, उसको हम कहते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। और जो हमेशा बहाव में होता है, चल रहा होता, फ्लो होती है, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपके सामने। सपोज करो ये हमारे पास एक रिजर्वायर है, इसमें पानी स्टॉक करके रखा है। ये क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ये पानी को मैंने स्टोर करके रखा है, तो ये कौन सा एनर्जी कहलाएगा। एक सपोज करो इसी के अंदर में एक ट्यूबवेल, यहाँ पे इसमें पानी है, लेकिन यहाँ पे मैंने छेद कर दिया, थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकल रहा है। ये क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, मतलब बाहर जा रहा है, तो ये हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखना क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। क्या होता है यहाँ पे 1/2 mv²। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना। m से होता मास, v से होता वेलोसिटी, इसका स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल का सीधा होता है, पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh, मास, ग्रेविटी और हाइट। समझ गए इतनी बातें भाई? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो मेरे शेरों? आप लोग भैया
लगा दो आग बढ़िया तरीके से, ठीक है। मैं जो जो बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनते जाना। यहाँ पे आपके सामने एक इमेज दिख रहा है, ये आपके सामने वॉल है, ये मान लो आप लोग हो, है ना, वॉल को पुश करो, इसको की दीवारें कोशिश करो गिराने के लिए। कह रहा व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द वॉल डज नॉट मूव सो वर्क इज नॉट डन। तो मतलब क्या होगा, कार्य नहीं किया जाएगा। अगला कह रहा है व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द रॉक डज नॉट मूव सो वर्क इज डज नॉट वर्क। मतलब जब तक कोई भी कार्य नहीं होता है उसे वर्क नहीं माना जाता है। समझ रहे हो बात को यहाँ पे। उसी तरह से जब आप फर्स्ट नहीं आ जाते तो आपका पढ़ना नहीं माना जाएगा। समझ रहे, ये अपना बात है। और जितने भी आप एसएसपी मेंबर हो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बहुत जल्दी आप लोग के लिए सरप्राइज आने वाला है। 10th में तो भाई आप डंका बजा दोगे, इतनी मेरी गारंटी है। जैसे अभी 90+ के लिए कोर्स चल रहे बच्चों का फ्री, इस वीडियो में कंप्लीट आपको सेशन मिल जाएगा। आप 15 तारीख के बाद कभी भी पेपर दे दो जाके, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको याद होनी चाहिए मेरे भाई। समझ रहे हो आपको। तो अगला देखते हैं, कंसेप्ट मैपिंग देखते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट मैपिंग में क्या कह रहा है। कंसेप्ट मैपिंग आपके सामने बहुत सारा पॉइंट्स होगा। जैसे साउंड क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, यही होता है, ठीक है भाई। अगला कहता है लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, कंपैरिजन प्लस में रिफ्रैक्शन होता है, कोई बात नहीं है। प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन, आपको पता है साउंड किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, वाइब्रेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, टाइम पीरियड होता है, एम्पलीट्यूड होता है और वेलोसिटी होती है। तो आप लोग के सामने बहुत छोटी छोटी सवाल आएंगे, इससे आप लोग दिक्कत मत लो। आप लोग के सामने एक एमसीक्यू में क्वेश्चन यहां से आएगा। एक इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखो, यहां से ऑडिबल रेंज, इंफ्रासोनिक रेंज और अल्ट्रासोनिक रेंज क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो भी ऑडिबल रेंज होता है 20 यहां से हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ऑडिबल रेंज होता है। इससे नीचे जो होता है वो होता है इंफ्रासोनिक होता है, जो कि आपको यहाँ पे स्नैक उनको सुनाई देता है और यहाँ पे डॉग को सुनाई देता है, भूत प्रेत को दिखाई देता है, ठीक है भाई। तो याद रखना जो इंफ्रासोनिक लेस होता है 20 से कम होता है। जैसे भूकंप आने पर सबसे पहले कुत्ते को पता चलता है, सांप को पता चलता है, उससे कहते हैं हम इंफ्रासोनिक लेस, मतलब कि इंफ्रासोनिक साउंड होता है। एक होता है अल्ट्रासोनिक वेव जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर चलता है, जैसे सोनार में होता है। सोनार आप जानते हो, जो वहाँ पे सिप होता है, जो बियोंसी फोर्स वाला पड़ा होगा आपने, तो उसके नीचे सिप के नीचे लगाए जाते हैं, तो उसकी ये रेडिएशन नापा जाता है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना, ठीक है भाई। साउंड का मीनिंग पता चल गया यहाँ पे। अगला देखो, ये आया था आपके 2020 वाले सेशन में, वोकल कॉर्ड बना हुआ था, तो उन्होंने बताने के लिए आया था कि क्या है ये वोकल कॉर्ड है, ये क्या है। वैसे हमें एम्पलीट्यूड करना है वेवलेंथ वाली, ये भी आप एक बार देख लो। इस तरह का अगर आपके सामने इस तरह की एक्टिविटी आ जाएगी तो इस एक्टिविटी को आपको इस तरह की एक्टिविटी को करके चलना है, ठीक भाई। इतनी बातें समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला पॉइंट आपको करके जाना है, वेव ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये वाला आपके सामने ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है और ये वाला पॉइंट आप अपने भी देख लो, मैच कर लो। नॉर्मल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो इस वाले पॉइंट्स को आप इंपॉर्टेंट मार्क करो। यहाँ से आपके पेपर आएंगे और हर बार आए हैं, आप एक बार चेक कर सकते हो कि क्या होता है जब वेव लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है क्या नहीं है। यहाँ से आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा मेरे भाई बहन, जितने भी बच्चे हो आप लोग ये चीज़ें देख लो किस तरह से होता है। समझ रहे हो ना। अगर पढ़ाने का होता तो पूरा एकदम ताबड़तोड़ बैटिंग कर देता, लेकिन भैया आप अभी ये चीज़ को देख लो। और एक ये आपके एमसीक्यू में भी बन सकता है, ये ट्रांसवर्स वेव होते हैं जो इनके बीच की वैल्यूज होती हैं। ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव है, ये आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से एमसीक्यू में भी काम आ सकते हैं और आपके बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ तक कि अभी तक के साउंड के अंदर में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े, अगर बड़े नंबर के लिए आते हैं तो मेरे भाई बहन आप लोग ये वाला पॉइंट को याद कर लो, ये वेवलेंथ को याद कर लो। वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, यहाँ से आपको सारा पॉइंट पता चल जाएगा और ये भी चीजें आपको पता चल जाएगी। जैसे एम्पलीट्यूड का बता दिया, इनके जो बीच की डिस्टेंस होता है उससे वेवलेंथ कहते हैं। तो आप इस तरह के आराम से बना सकते हो कैसे भी करके, समझ गए। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड आप ये देख लेना यहाँ पे। फिर ये पॉइंट्स हो गया लॉर्डनेस का। देखते हैं अब बड़े क्वेश्चंस में क्या बनता है। ये वाला चीज देखो, ये एम्पलीट्यूड है ना, ये वाला ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सॉफ्ट साउंड कौन होता है, लॉर्डर साउंड कौन होता है, इसकी जो पिच होती है हाई होती है, ये आप एक देख के जाना, ठीक है।
आगे देखते हैं, लैम्डा वी से प्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चंस ना आए छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जितना आए एटलीस्ट करके आना। एक ये वाला पॉइंट आप करके जाओ पेपर के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। जिस तरह से आपने साइंस के अंदर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, उसी तरह से ये साउंड ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो आपको पता है कि एक ये पॉइंट होता है, एक प्लेन मिरर होती है, नॉर्मल लाइन होता है, इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है। जितना उस पर पड़ता है उतना आगे जाता है। तो एंगल आई इक्वल टू में क्या होता है, एंगल आर होता है इंसिडेंट रे और इक्वल टू में रिफ्लेक्टेड रे। उसी तरह से यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो आईटा है यहाँ से स्टॉप वॉच जाता है, इससे टकराने के बाद इसके कान तक सुनाई देता है, तो ये हमेशा आर होता है, ये आई होता है। इससे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, क्या कहते हैं इनसे, इंसिडेंट, आर से होता है रिफ्लेक्टेड। आप ये लिख के आना पेपर के अंदर में, ठीक है भाई। तो अगला पॉइंट देखते हैं आगे क्या होता है। फिर आपके सामने एको आ गया, क्या हो गया एको। एको आप जानते हो, जब रेपिटेशन ऑफ द कॉज बाय द रिफ्लेक्शन, जो भी चीज होती है, जैसे आपने देखा होगा पहाड़ों पे पुरानी मूवी में चिल्लाते ना रेशमा इस तरह से, तो आवाज कैसे सुनाई दे रहा होता है, खाली कमरे में किस तरह से बोलते हो, तो कैसे आप क्लासरूम में किस तरह से आवाज लगाते हो तो गूंजता रहता है। तो आप लोग कमेंट करके बताना, कभी क्लास में ऐसा किया है आप लोगों ने, हैं कमेंट करके बताना, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, जब ये सारा साउंड टर्म्स हो जाता है तो हम आते हैं बड़े क्वेश्चंस पे, जो हमारे पास एको और रीवाइब्रेशन, एक ये करके जाना, वैसे आया नहीं है हाँ, लेकिन ये वाला पॉइंट आप जरूर करके जाना, एको एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिससे कि आपका पॉइंट ज़्यादा हो सके, ठीक है मेरे बच्चे। ये देखो स्टेथोस्कोप, तो ये पॉइंट है स्टेथोस्कोप का। ये आप जानते हो डॉक्टर्स के पास होता है स्टेथोस्कोप, जो कि हार्ट का धड़कने होता है, उससे धड़कन की जो हार्ट बीट होता है उससे पता करते हैं, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स आपके रेंज ऑफ हेयरिंग कितने देर तक सुन सकते हो। जैसे आपने देखा चिल्ड्रन यंगर देन 5 ईयर एंड द डॉग कैन बी द हियर अप टू 25 kHz, ये हो सकता है। तो इस तरह से राइनोसोर्स कम्युनिटी विद द ईच यूजिंग द फ्रीक्वेंसी एज लो 5 Hz, ये लोग क्या होते हैं ना कि ये लोग बहुत पुरानी छोटी छोटी वॉइस को भी सुन जाते हैं। तो आप ये टर्म्स को जरूर याद करके जाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। हेयरिंग एड हटा दो, ये एको रेडियोग्राफी 1 नंबर का क्वेश्चन, ये पूछ के जाना। ये जो आपके 1 नंबर में आ सकता है, एको कार्डियोग्राफी क्या होता है, द वेव आर यूज्ड टू द रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ हार्ट एंड द इमेज फ्रॉम दिस टेक्निक कॉल्ड द एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। तो ये आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप इसे करके जाना, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जितने मैंने आपको बताया है। फिर आपके पास में देखो शायद सोनार वाला किसी के टॉपिक कटा हो या ना कटा हो, मे भी बहुत बच्चों का आ रहा होगा सोनार। तो ये सोनार वाला आपका यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। टॉपिक की बात करता हूँ तो सोनार आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, साउंड नेविगेशन एंड द रेंजिंग वाला, ठीक है भाई। तो ये आप जानते हो यहाँ पे बोर्ड के नीचे लगा रहता है, ये इससे जाता है पहले, इससे टकराने के बाद ऊपर आता है। तो ये सेम कंडीशन है जो आपके सामने दिखाया मैंने, ठीक है। सोनार का आप टॉपिक पढ़ के जाना। फिर हम देखते हैं ये एयर डायग्राम। आप एक चीज देखो, मैप अगर आपको मान लो डायग्राम कोई भी आता है, इन डायग्राम के अंदर में जो भी आप ना एक बार नेमिंग कर लेना, क्या होता है, ये पीना होता है, स्टेपिस होती है, तो कान की जो सबसे स्मॉलेस्ट और स्टॉप हड्डी होती है उसे कहते हैं स्टेपिस। तो ये बात समझ गए। तो अब क्वेश्चंस पे देखते हैं, क्वेश्चंस क्या है आपके सामने। सबसे पहले व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार, या ऐसे भी आ सकता है सोनार हो गया तो उसमें ये दे देगा एन किसके लिए स्टैंड करता है। तो आप लोग कमेंट करके बताना एन किसके लिए स्टैंड करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ गए। और राइट द हेयरिंग रेंज ऑफ द ह्यूमन बीइंग, आप लोग आंसर करना कमेंट में। अभी बताया मैंने आपको कि कितने तक सुन सकते हैं हम, बीइंग ह्यूमन नॉर्मल रेंज कितने सुनते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चंस में देखते हैं क्या हो सकता है। एक बार एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक बार देख लेना, आ सकता है वैसे। फिर अगला कहता है यहाँ पे स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वही वाला आप ना पेपर में डायग्राम भी बना कर दिखा देना, ठीक है ना, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपकी कंसेप्ट बनेंगे कि एप्लीकेशन क्या है, कैसे क्या एक्सप्लेन होता है। तो एक सबसे पहले सोनार एक्सप्लेनेशन वाला ये जरूर करके जाना। एक बैट वाला क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेन हाउ द बैट अल्ट्रासोनिक, जो भी आपके उल्लू होते हैं, ठीक है ना, बैट वो अल्ट्रासोनिक बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं वो। एक आपके यहाँ पे हो गया, एक एको से रिलेटेड मैं क्वेश्चन को देखना चाहता हूँ। एको से रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट टाइम में भी आया था, इस बार तो आया नहीं भाई। ये आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो क्वेश्चंस ये देख के जाना कैसे कैसे होगा, ठीक है भाई। अगला पॉइंट्स हैगा इसमें नहीं है, ये भाई इतना करके जाओ, आपके सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो आप लोग के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। आप लोग कमेंट
कमेंट करके बताओ, साउंड ट्रेवल फास्टर इन, सबसे ज्यादा साउंड जो होता है किसके अंदर में ट्रैवल होता है। आप लोगों के लिए अगर एमसीक्यू के लिए अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपके सामने एमसीक्यू भी ला कर रख दूंगा, लेकिन 15 तक पेपर है। जिन बच्चों को 15 को पेपर है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला आपके सामने बता देता हूँ क्या है क्या नहीं, ये नोट्स है, ठीक है। अगली बार ये वाई डू फॉल आपके आ नहीं रहे, इस बार चैप्टर में कट गए हैं। उसके बाद में 14 आई थिंक आ रहे हैं क्या, एक बार 14 देख लेते हैं क्या है इसके अंदर में। 14 देखते हैं, रुक जाओ एक सेकेंड। वैसे 13 से आसान आता है ना, बहुत सारे सवाल आ जाते हैं इससे, बहुत सवाल हो जाते हैं, लेकिन भाई इसमें है ही नहीं, ठीक है। ये देखो नेचुरल रिसोर्सेस, ये आपके आ रहे नहीं आ रहे, इससे एक बार आप लोग मुझे बताना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ लिविंग और नॉन लिविंग, बायोटिक अबायोटिक के बारे में आता है। तो बायोटिक वो होता है जिसके अंदर में जीवन होती है, और अबायोटिक वो होता है जो सिंपल होते हैं, ठीक है भाई। मतलब कि अबायोटिक वही जो लैंड वाटर। एक देखो ये पॉल्यूशन से रिलेटेड आ सकता है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉल्यूशन वाला टॉपिक आपके सामने इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला अगर आपके पेपर में आता है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूर करके जाना। नेचुरल रिसोर्सेज ये तो पता है, बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर ये होता है, हाइड्रोस्फीयर ये होता है कि इसीलिए हाइड्रो मतलब पानी होता है, एटमॉस्फेयर हमारे वो होते हैं। तो आप लोग से एक क्वेश्चन है, जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे आप बताना जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन कितने % होता है, और ऑक्सीजन जो हमारे पास इन्वायरमेंट में कितने % होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताओगे, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ गए। यहाँ पे एयर पॉल्यूशन के बारे में बताई दोगे। हाँ, एक ये एसिड रेन, जो हमारा एसिड रेन होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है। यहाँ पे जो कार्बन जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है इसे एसिड रेन कहते हैं, और जो इसका पीएच वैल्यू होती है आप एडिशनल लिखना 5.5 होता है, मतलब कि लेस होता है पीएच वैल्यू। 10th में पढ़ोगे जब एसिड एंड बेस वाला पढ़ोगे तो, ठीक भाई। ये रिसाइकिल है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको ये करके जाना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर आपके पेपर में आ रहे हैं ना तो ग्रीन हाउस इफेक्ट करके जाना मेरे भाई बहन जितने भी बच्चे हों, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट बनता है तो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स कॉज बाय द ह्यूमन डिप्लेक्टिंग ऑफ ओजोन लेयर। आपको पता है कि ओजोन लेयर क्या है, हमारी धरती से जितने भी हीट हम कर रहे हैं हमारे एटमोस्फेयर में, वो धीरे धीरे डिप्लेक्ट हो रहा है, उसके अंदर छेद हो रहा है, और वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज धरती पर आ रही है, और बीन ह्यूमन के अंदर में ह्यूमन स्किन कैंसर हो रहा है। तो समझ रहे हो, उसी तरह से डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर जो है, ये ओजोन लेयर आपके लिए पता चलता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओजोन लेयर जो है 16 सितंबर को, इसका 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन लेयर डे मनाते हैं। कब को मेरे भाई, 16 सितंबर मोंटो प्रोटोकॉल में इसका सबसे पहली मीटिंग हुई थी। तो आप लोग मुझे बताना कि ओजोन का जो है, यहाँ पे ओजोन का जो केमिकल मतलब सिंबल से बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे, O बोलेंगे या O2 बोलेंगे या O3 बोलेंगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। बच्चों वाला सवाल है, सभी बच्चों का राइट होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, यहाँ से आपका साइंस का टेंशन दूर हो जाएगा। फिर बच्चे मैथ्स की, तो मैं मैथ्स की भी करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट, ये भी पॉइंट याद रखना, रीजन ऑफ द ओजोन डिप्लेक्शन क्या होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं जो रेफ्रिजरेटर इन सबों में यूज करते हैं, जिसके कारण में हमारे जो वायुमंडल होता है, एटमोस्फेयर होता है, वहाँ पे हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है और ये बेड़ा गर्क कर देता है। उसी के कारण में ये हो गया। समझ रहे हो बात को। तो ये सारे मेरे भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे भाई अगर आप लोग को प्लीज़ अच्छा लगे ना तो लाइक ज़रूर करना। 10th में आ जाओ, तुम्हारी कसम भाई डंका बजा देंगे, ठीक है। तो भैया आप लोग को करके आना है फैक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोनेंट्स। यहाँ पर सॉइल इरोजन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका, सॉइल इरोजन। तो ये भी पॉइंट आपको याद करके जाना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में वाटर साइकिल अगर आता है, एक आपके सामने वाटर साइकिल, एक आपके पास नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल या ऑक्सीजन साइकिल वैसे आया नहीं था, आप सामने वाटर साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल भी करके जाना, जिससे कि आपके पेपर में ये मजबूती बना रहे। समझ रहे हो भाई बात को। यहाँ पे ये क्या हो गया, सेव हो गया क्या पेज, चलो कोई नहीं, इसे देखते हैं बाद में, ठीक है भाई। तो इस तरह के कुछ ऑक्सीजन साइकिल भी आ रहा है, अगर आप चाहें तो इन साइकिल में आप लोग देख लो इस तरह के साइकिल। अगर आपके पेपर में जो टीचर लोग ने नोट्स में कौन सा करवाया, वैसे इन तीनों में चाहे वाटर साइकिल हो या नाइट्रोजन साइकिल हो, या इनमें से ही आपके पेपर में आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो, कार्बन साइकिल नहीं आया था, कार्बन साइकिल लास्ट टाइम में भी नहीं आया था। तो ये पॉइंट्स हैं आपके सामने। नाइट्रोजन साइकिल ये आ सकता है क्योंकि एटमोसफेयर से रिलेटेड होता है। तो मुझे आप लोग ना एक पॉइंट और बताओगे कि जो प्लांट्स के अंदर में जो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, ऊपर ले जाता है, कौन ले जाता है, जाइलम या फाइलम? आप लोग आंसर बताओ मेरे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है
आपके सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चन, फॉर्मूला बता दो ओजोन लेयर का क्या होता है, यहाँ पे व्हाट आर द नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कॉल्ड क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ गए। अगला पॉइंट कहता है ड्रॉ अ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल। देख लो यहाँ से वाटर साइकिल का डायग्राम मैंने अभी आपको बताया है कि कॉजेस क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का वार्मिंग करते हैं, जो धरती पर हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं, गर्म करते हैं, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में जानते हो क्या खतरनाक सी चीज, कितनी जहरीली हवाएं हो रही है, ये सारी चीजें होते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चंस में आप यहाँ पे देख लो लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है। एक तो भाई आपके सामने सॉइल इरोजन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक्सप्लेन द ऑक्सीजन सर्कल, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, नेम द कंपोनेंट्स विद डैमेज द ओजोन लेयर को कौन डैमेज कर रहा है, जितने भी चीजें वो बता दो, ठीक है भाई। यहाँ पे नीड प्लांट कंपाउंड क्या, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द लोअर, डिप्लेक्शन होने के कारण क्या है। तो ये आपके जितने भी क्वेश्चंस है लॉन्ग क्वेश्चंस है जो बड़े नंबर के पेपर हमेशा आते हैं, तो आप ये क्वेश्चन करके जाना, यहां से आपका सारा क्वेश्चंस बन के आएगा। अगर और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कमेंट बताना भाई। देखो तबियत खराब होने के बावजूद भी आप लोग के लिए वीडियो शूट हो रही है, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारी चीजें आप मुझे करके जरूर बताना, और ये आपके पेपर में आपके सिलेबस में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बताना, है तो बता देना, मैं आपको कल सुबह तक इसको करवा के प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई बहन जितने भी लोगों आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप साइंस का पेपर दो, अगला पेपर कौन सा ये भी कमेंट करके बताना, मैं उस पेपर के लिए भी तैयारी करूंगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट स्कूल में जो भी है आपको पता है इंग्लिश का पेपर है अगला 21 तारीख को 15 के बाद। तो मेरे भाई बहन आप लोग डंका बजा दो तगड़े तरीके से, ठीक है। तो हम देख लेंगे क्या करना है, 10th में आ जाओ फिर तो हम लोग है ही आपके साथ। तो टेंशन मत लो, अच्छे से पेपर करो, जितने क्वेश्चंस बताएं इस तरह के क्वेश्चंस आप रिपीट करके जाओ, माइंड में वहां पे जरूर आएगा। एमसीक्यू को मत छोड़ना, बढ़िया तरीके से शिद्दत से बढ़िया करके आना। ऑल द बेस्ट, खतरनाक पेपर करके आना मेरे से। थैंक यू सो मच।